बेस्ट टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें। जो ELSS म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे कि हमें टैक्स कहाँ तक नहीं लगेगा, किस लेवल तक हमें टैक्स नहीं लगेगा, डिडक्शन कितना मिलेगा ATC के अंदर। और साथ ही साथ अगर आप उसमें SIP करते हो जो ELSS टैक्स सेविंग फंड होता है तो उसका जो लॉगिन पीरियड होगा, क्या हर महीने के लिए अलग अलग लॉगिन पीरियड होगा। सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं इसी वीडियो में ELSS फंड से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो को पूरे तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम ये भी बताएंगे इन ट्रिक के माध्यम से आप कैसे एक अच्छा ELSS म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आप ELSS में क्यों इन्वेस्ट करोगे। मेन चीज़ तो यहाँ पर रिटर्न अच्छा मिल जाता है, जो 13 से 14% का आपको रिटर्न मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। ATC के अंदर जो आप ITR फाइल करते हो ना, तो आपको यहाँ पर ATC सेक्शन के अंदर 1.5 लाख तक की एग्जेम्पशन लिमिट मिल जाती है। और साथ ही साथ आपका रिस्क मॉडरेट हो जाता है, यानी कि आपने जो पैसा दिया है वो यहाँ पर अलग अलग स्टॉक्स में लग जाता है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है छोटे अमाउंट में भी। अब बात कर लेते हैं कितने अमाउंट पर टैक्सेबल रहेगा और कितने अमाउंट तक टैक्स फ्री रहेगा। तो आपने एक जैसे फॉर एग्जांपल इस साल भर में 2 लाख का रिटर्न आया आपको उसी ELSS म्यूचुअल फंड से, तो आपको 1 लाख तक का टैक्स फ्री रहेगा। 1 लाख के ऊपर जो भी रहेगा ना, वो 1 लाख के ऊपर पे 10% LTCG लगेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन आपको 1 लाख रुपए रिटर्न प्राप्त करने के लिए सालाना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट से आपको 1 लाख रुपए का सालाना रिटर्न नहीं आएगा। तो आपको डरने वाली बात नहीं है कि एक साल में मुझे 2 लाख रुपए आए, 1 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, 1 लाख के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा प्लस सेस जो भी है यहाँ पर। तो वो ऐसी चीज़ नहीं है आपको घबराने वाली। आपने जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको कैलकुलेशन आपके हिसाब से करनी है, आपने कितने का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब आप सोचोगे कि लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर SIP करवानी चाहिए, ये आप डिपेंड करता है आप ही के ऊपर। आप यहाँ पर लमसम भी डाल सकते हो, नहीं तो SIP भी करवा सकते हो। जहाँ पर लमसम में एक साथ डालते हो 1 लाख रुपए आपने डाल दिए, तो लमसम में ये रहता है कि आप मार्केट को फॉलो करते हो थोड़ा बहुत कि ठीक है मार्केट चल रहा है ऐसा वैसा ठीक है, लेकिन आप उससे 3-4 साल बाद निकाल लेते हो तो लमसम लगा सकते हो, नहीं तो आप SIP भी कर सकते हो। SIP में ये है कि आपका जो भी अमाउंट है, जैसे कभी आज सस्ता है कल महंगा है थोड़ा सा यूँ है, तो आपको एवरेज आउट होता रहेगा SIP में भी। और इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। 3 साल के पहले आप कोई भी पैसा निकाल नहीं सकते, तो लॉक्ड हो गया आपका पैसा। आपको अगर 3 साल के बाद जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है, लमसम डालते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट है यहाँ पर 20 मई 2022 की, तो अगली 20 मई 2025 में आपका इन्वेस्टमेंट मतलब बेनिफिट होगा, आपको रिडीम कर सकते हो। अगर आप SIP करते हो, SIP में आपने फॉर एग्जांपल डाल दिया 1000 रुपये महीने की SIP डाली, आपने आज ही की डेट में डाली 20 मई 2022 को, तो अगली जो ये वाली SIP है वो मैच्योर रिडीम कब होगी 2025 की 20 मई को। और अगली जो अब मई के बाद जून में आएगा, तो जून में 20 जून को डाली गई वो होगी 20 जून 2025 को। ऐसे ही जुलाई की 2022 में डाली गई तो जुलाई 2025 में होगी। तो आपको जैसे ही मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो मुझे सही लगा, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो आप 3 साल में न निकाल के उससे 4 साल में निकाल लीजिए जो भी आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 साल में आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की सोची कि मैं 1 लाख रुपए SIP से इन्वेस्ट कर दूंगा इस फंड में, ठीक है। तो आप जो 3 साल के लिए ना, तो वो पूरा 1 साल का, अगले 4 साल में तो यानी कि पूरा का पूरा अमाउंट आपका 10-10 हज़ार करके आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया SIP के थ्रू, तो 1 साल में जो भी हुआ वो 3 साल में न निकाल के 4 साल में निकाल लोगे तो आपको पूरा का पूरा अच्छा बेनिफिट हो सकता है। और बाकी यहाँ पर मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करो तो आप लॉन्ग टर्म सोच के चलो कि मुझे 5 से 7 साल या 10 साल इतने टर्म तक तो मुझे इन्वेस्टेड रहना है मार्केट में, नहीं तो आपको यार बेनिफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर आपको नहीं पता। तो हमने आई बटन में बता रखी है, जहां पर आप देख सकते हो कि केवल 5 साल और 7 साल, 7 साल से 8 साल भी होता है, 1 साल 2 साल का भी अंतर होता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख हो रहा है तो वहीं 10 लाख हो जाता है केवल 1 साल में। तो वो कंपाउंडिंग की पावर की वीडियो आप देख लीजिए। कौन से फंड आपको लेने चाहिए, ग्रोथ वाले या फिर डिविडेंड वाले। डिविडेंड वालों में क्या होता है, आपको पर्टिकुलर एक डिविडेंड दे दिया जाता है, जो अमाउंट है आपका वो तो हो रहा है, लेकिन जो इनकम आई वो यहाँ पर वापस उसमें इन्वेस्टमेंट में ऐड होकर मल्टीप्लाई नहीं होती है। ग्रोथ वाले में ऐसा होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट आया वापस इन्वेस्टेड होकर वापस डबल 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 होता रहता है। तो आपको मेरी रिकमेंडेशन यही है कि ग्रोथ वाला फंड सेलेक्ट करें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां पर आपका रिस्क मॉडरेट हो जाएगा, जिसमें ये तीनों फंड मैनेज करते हो, लार्ज, स्मॉल और मीडियम, मिड कैप में तीनों में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो उस फंड। नहीं तो अगर आपकी एज 50 के आसपास है और आप उसे बैलेंस करके चलना चाहते हो तो लार्ज कैप में लगा दीजिए, जहाँ पर आपका रिस्क बहुत कम रहेगा मिड कैप और स्मॉल कैप से। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी वीडियोस देखते होंगे ना, तो आप स्मॉल कैप या मिड कैप किस में लगाना है, बाकी आपके ऊपर डिसीजन है, आपका रिस्क एपेटाइट आप ही को पता है। अब आपको एक गोल्डन रूल बता देता हूँ जो आपको इन्वेस्टिंग के लिए फॉलो करना है। आपको इन्वेस्टिंग कब करनी है, ज़्यादातर आप डेटा के हिसाब से देख सकते हो कि मार्च में म्यूचुअल फंड
ELSS वाले में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट हुए। अप्रैल में कोई चिल्ला आउट करते हैं यार कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मार्च आने वाला है, अभी तो पूरा साल बाकी है यार, मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। आपको ये गलती नहीं करनी है। मार्च आते आते उस ELSS की NAV ज़्यादा हो जाती है, आपको नेट एसेट्स वैल्यू ज़्यादा पे महंगा मिलता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट कब करनी है ये पॉइंट याद रखना, अप्रैल के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। कभी भी हिस्ट्री उठा के देख सकते हो, मैंने आपको डेटा बता दिया है, जहां पर डेटा में आप देख सकते हो मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि जब ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा तो उस म्यूचुअल फंड की NAV ज़्यादा जाएगी ही सही। और दोस्तों कोई भी ELSS म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले आपको ये देख लेना है कि उसका AUM कितना है। हायर AUM वाले को ही आप मतलब प्रायोरिटी देंगे, जहाँ पर क्योंकि ट्रस्ट ज़्यादा है, ज़्यादा अमाउंट में पैसा है उनके पास, तो पब्लिक ने दे रखा है तो उनके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा है। दूसरा है आपको उनका पोर्टफोलियो अच्छा हो, जो उनकी होल्डिंग्स हो, उनकी होल्डिंग्स अच्छी हो, एक्सपेंस रेशो कम हो, SARP रेशो यहाँ पर ज़्यादा हो। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखना, एक्सपेंस रेशो कम का हो ताकि हमें फीस कम देनी पड़े उनका जो भी है। और SARP रेशो यानी कि मार्केट 6% से अगर ऊपर गया है और उसने SARP रेशो 10% का उसका है, तो यानी कि 4% का आपको डिफरेंस आएगा। तो SARP रेशो ज़्यादा का हो, एक्सपेंस रेशो कम का हो। तो दोस्तों आशा रखता हूं आपको ELSS फंड से रिलेटेड सारी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। ऐसे ही हम फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।